नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली अहम जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सीएम धामी करेंगे प्रचार। बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। साथ ही अहम भूमिका निभाते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और बड़े फैसलों को लेकर सीएम की देश भर में खासी चर्चा। राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग ने सीएम से मांगा 3 दिन का समय। पत्र भेजकर जम्मू कश्मीर में प्रचार करने का किया अनुरोध। लोकसभा चुनाव में भी सीएम निभा चुके हैं स्टार प्रचारक की अहम भूमिका। उत्तराखंड में 109, अन्य राज्यों में की थी 95 बड़ी जनसभाएं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सीएम धामी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कब कब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे जम्मू कश्मीर? जी सर, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है लगातार बढ़ती जा रही है और उनकी लोकप्रियता में भी लगातार जो है वो इजाफा हो रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके के फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में लिए, चाहे समान नागरिक संहिता हो वो लागू करना हो और इसी के ये साथ ही जो है अभी हालांकि समान नागरिक संहिता वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। नवंबर तक माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा। इसी के साथ साथ नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, ये तमाम जो फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिए हैं, इन सभी फैसलों के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो सक्रियता है वो भी लगातार बढ़ रही है और लगातार जो उनकी छवि में भी इजाफा हो रहा है। लोकसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्य प्रदेशों में जाकर प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी के लिए किया और करीब 100 से अधिक जनसभाएं और रोड शो अन्य प्रदेशों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए, तो वहीं 109 जनसभाएं और रोड शो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए थे, जिसका काफी फायदा भी जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला और प्रदेश में 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती और प्रदेश में भी जहां जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया उन पर अच्छा प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो उनके उसी प्रदर्शन को देखते हुए अब जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, तो उसके लिए मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक की भूमिका वो दी जा रही है और ऐसे में 3 दिन का समय उनका मांगा गया है जम्मू कश्मीर में प्रचार प्रसार करने के लिए। ऐसे में वहां पर भी जहाँ जो काफी अहम सीटें हैं उन सीटों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर जाएंगे और पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में ही खत्म हो गया था और अब एक बार फिर नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल अग्रिम आदेशों तक बढ़ा दिया गया है। मामला हाईकोर्ट में है और पिछले दिनों कोर्ट में सरकार ने दावा किया था कि 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे। लेकिन पिछले दिनों गैरसैंण में आयोजित मानसून सत्र निकायों से संबंधित विधेयक पारित होने के बजाय पर्वत समिति के पास चला गया। लिहाजा चुनाव में कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। इधर इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोपों की राजनीति भी लगातार जारी है। इस रिपोर्ट में देखिए। भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है और क्या नहीं कहती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस क्या कहती है और क्या नहीं, इससे किसी पार्टी पर असर होता है या नहीं, इससे प्रदेश की जनता को कोई मतलब नहीं। लेकिन जनता के साथ ही विपक्ष ये जानना चाहता है कि जब दिसंबर 2023 में ही नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया, फिर अब तक चुनाव क्यों नहीं हुए। कई बार कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार से जवाब भी मांगा। बावजूद निकाय चुनाव को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि जल्द ही निकाय चुनाव होंगे। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है और क्या नहीं कहती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त जो आगे अग्रिम तिथियों के लिए जो चुनाव बढ़े हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो चुनाव होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन की पूरी तैयारी है। और क्योंकि आपको मालूम है कि हर अवार्डों में आरक्षण भी होने की स्थिति होती है और पर्वर समिति को जो विधानसभा के अंदर पहुंचा है, वहां पर जो उन्होंने भेजा है, उनको जब वो उनकी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही चुनाव आगामी होंगे। और मुझे लगता है कि अगर जो बात कांग्रेसी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरती है चुनाव से, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि 2-2 बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है
तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और पांचों की पांचों लोकसभा सीट यहाँ से तीसरी बार जीत करके यहाँ से हमारे सांसद पहुंचे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। जो खुद डरते हैं वो स्वयं दूसरों को डरने जैसी बात कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़े नेताओं के मुंह से शोभा नहीं देता। दरअसल इस संबंध में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर है, जिसमें सरकार ने 25 अक्टूबर तक चुनाव कराने का दावा किया था। लेकिन हाल ही में हुए मानसून सत्र में सरकार ने निकायों में ओबीसी आरक्षण बिल सदन के पटल पर रखा, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के ही कुछ विधायकों के विरोध के बाद विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजना पड़ा। लिहाजा चुनाव अधर में लटक गया। प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी, जिसके बाद सत्र बुलाया जाएगा और फिर से इसे विधानसभा से पास करवाया जाएगा और इन सब प्रोसेस में काफी वक्त लगेगा। आपको मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, नगर पालिका विधेयक पास हो गया। नगर निगम का जो विधेयक आया उसको प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय हुआ, लेकिन एक प्रस्ताव मेरे द्वारा शहरी विकास मंत्री के नाते एक प्रस्ताव सदन में ये दिया गया कि जो प्रवर समिति की सिफारिशें होंगी वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में भी उसको हम लागू करने का प्रयास करें। निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष पहले ही सवाल उठाता रहा है और अब भी विपक्ष धामी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी डरी हुई है, पार्टी में आपस में खींचतान की स्थिति है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पिछले 7 साल से बीजेपी ने निकायों में कोई काम नहीं किया, स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कें खोद दी, इसलिए बीजेपी डर रही है कि चुनाव हार ना जाए, इसलिए सरकार निकाय चुनाव टाल रही है। पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी के अंदर जो खींचतान है, तो वो तो निशंक जी का बयान पढ़ लीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बयान पढ़ लीजिए, आप तीरथ सिंह जी का बयान पढ़ लीजिए, आप उनके तमाम नेताओं के बयान पढ़ लीजिए। जिस प्रकार से भाजपा में जूतम पेजार है, कुर्सी की खींचतान है, और ऊपर से कोड़ और ऊपर से खाज, ऊपर से बद्रीनाथ जी की हार, ऊपर से मंगलौर की हार। भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है। पूरे 7 सालों में प्रदेश के नगर निकायों में, नगर निगमों में, नगर पालिका परिषदों में, नगर पंचायतों में जो बदहाल हुए हैं पूरे शहर, उससे डरी हुई है कि कहीं चुनाव कराएंगे तो हार ना हो जाए। हार के डर से लगातार चुनाव टाल रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और अब तो जो तारीख है, तारीख भी नहीं है, अब तो अनिश्चित काल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया। पहले तो 3 महीना 6 महीना के लिए बढ़ा रहे थे, अब तो शायद ये सोच रहे हैं कि चुनाव करवाएं ना, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इनको चुनाव कराना पड़ेगा और चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो। मौजूदा वक्त में इतना तो साफ है कि फिलहाल निकाय चुनाव कराना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव इस बात पर आधारित है कि प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी। विपक्ष कह रहा है कि सरकार निकाय चुनाव को हार की वजह से टाल रही है और विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष के नेता पलटवार भी कर रहे हैं और इन आरोपों की राजनीति के बीच निकायों से होने वाले विकास कार्यों पर बड़ा असर पड़ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। लालकुआ दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। इस दौरान वहीं नैनीताल में बीजेपी महिला मोर्चा ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर महिला की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा ने कहा है कि कुछ लोगों ने पोस्ट कर शिकायती पत्र, पीड़ित महिला का नाम और उसका फोन नंबर उजागर किया है, लिहाजा ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए और इसको लेकर एसएसपी ने भी कहा है कि जांच के बाद इस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। और फेसबुक में पूरा उस महिला का पूरा प्रकरण विवरण दिया गया है, उसका मोबाइल नंबर दिया गया है। उसके परिवार के लिए आप सोचिए कि किस प्रकार से इतना संवेदनशील ये मैटर है और किस प्रकार से उसके परिवार को जो झेलना पड़ेगा, उसके उपरांत उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन्हें जो सुनना पड़ेगा, वो कितना संवेदनशील है, इससे इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कोई बहुत इनोसेंट बच्चा नहीं है जिसने किसी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। वो अच्छे खासे कांग्रेस के दायित्वधारी रहे हैं और आईटी प्रकोष्ठ के प्रदेश स्तर के नेता रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर्स का काम है, निश्चित तौर पे आप मुद्दे को उठाइए, आप कानूनी उसमें न्याय की बात कीजिए, परंतु जो नियमानुसार है
सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, कम से कम उनको ताक में मत रखिए और महिलाओं की अस्मिता को तार-तार करने का प्रयास मत कीजिए। मेरा क्या, दोषियों को तो निश्चित तौर पे सज़ा मिलनी ही मिलनी है और भाजपा भी कहीं कोई सदस्य नहीं है, ये हमारे यहाँ से जिलाध्यक्ष जी का भी बयान आ चुका है। बलात्कार पीड़िता की कुछ पहचान उजागर करने का मामला सोशल मीडिया के माध्यम से आज भी कुछ महिलाओं द्वारा दिया गया। उसमें क्षेत्राधिकारी लालगौगम ने जांच दी और इस तरीके के जो उल्लंघन है, इसमें जो भी आवश्यक प्रावधान है उनके हिसाब से संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चक्राता का कालसी एक बार फिर से चर्चाओं में है। ऐसे में लगातार ये भी देखा जा रहा है कि कैंटीन से संबंधित टेंडर की जानकारी लेने पहुंचे पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख पप्पू जोशी के साथ हुए अभद्र व्यवहार और मारपीट से संबंधित प्रकरण के चलते हंगामा खड़ा हो गया है। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आरोपी युवक के परिजनों के हस्तक्षेप के बाद मामले को सुलझा लिया गया है। वहीं युवक ने इस कृत्य के लिए सबके सामने माफी मांगकर खेद भी प्रकट किया, तब जाकर मामला शांत हुआ है। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख जोशी ने ब्लॉक प्रतिनिधियों पर ब्लॉक के अंदर कमरों पर कब्जा कर और कैंटीन के टेंडर में धांधली करने का भी आरोप लगाया है। कि मैं परसों टेंडर लेने आया था 30 तारीख को, तो यहाँ पे टेंडर नहीं दिया गया। इन्होंने गुपचुप तरीके से किसी को टेंडर देने के लिए 27 तारीख को चुपचाप से किसी अखबार में निकाला, 30 को उसकी विज्ञप्ति खत्म कर दी और कैंटीन का टेंडर था, नहीं देने दिया। तो यहाँ पे जब मैं आज सुबह फिर आया यहाँ कोरिजेंडम देखने की, इन्होंने निरस्त का लगाया नहीं लगाया, वीडियो साहब को मैंने लिख के दिया था, ये हमने लिख के दिया था कि गलत टेंडर लगाया है और क्या बोलते हैं इसको निरस्त किया जाए। तो वीडियो साहब ने कहा मैंने निरस्त कर दिया, लेकिन आज ये नहीं लगा था। जब मैं यहाँ पे आया तो रितेश वर्मा जी जो कनिष्ठ प्रमुख है, रितेश वर्मा, वो ऊपर को गए और यहाँ पे उसके साथ एक दिगंबर डब्बू लड़का है, वो आया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। देखिए, आज सुबह जिस समय मैं ऑफिस में आकर बैठा हूँ, क्योंकि आजकल देवी आपदा के बहुत सारे एस्टीमेट और फॉर्मेलिटीज यहाँ पर चल रही हैं, तो मैं तो घिरा हुआ था। जिनके साथ विवाद हुआ है पप्पू जोशी जी के, तो उन्होंने एप्लीकेशन यहाँ पर दी है। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये की जाएगी कि आगे इस तरह की कोई घटना ना घटे, और जो भी घटना ये घटी है हमारे स्तर से लगता है कि ये नहीं होना चाहिए और ये दुखद है। जो प्रकरण ये हुआ है ये गलतफहमी में हुआ है और माननीय हमारे सम्मानित व्यक्ति है पप्पू जोशी जी, उनके मान समाज को ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं भी क्षमा पात्र हूँ। और जिनके द्वारा ये गलतफहमी में हुआ है, सभी प्रतिष्ठित लोगों के बीच में आने के बाद, सुलह के बाद उस व्यक्ति ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और मामला शांत हो गया। कोई ऐसी बात नहीं, सब चीज़ें गलतफहमी में हुई है। ये कोई ऐसा प्रकरण नहीं, कोई देश भावना वाला है, कोई ऐसा। 30 साल पहले उत्तराखंड के लोगों ने आंदोलन किया था। अलग राज्य की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए थे। पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसमें कई लोग शहीद हो गए थे। कई लोगों की शहादत के बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और अब राज्य गठन के 24 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी सवाल उठता है कि क्या राज्य आंदोलनकारियों ने जो सपने देखे थे वो पूरे हुए हैं। और इन सब के बीच एक बार फिर गैरसैंण में हजारों लोगों की भीड़ जुटी है, जिसमें लोगों ने नारा दिया है, और कहीं मंजूर नहीं, गैरसैंण अब दूर नहीं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में इस बार स्वाभिमान रैली, गैरसैंण में जुटी हजारों लोगों की भीड़, मूल निवास, सख्त भू कानून की मांग, स्थानीय राजधानी की भी उठ रही है मांग। देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सशक्त भू कानून, मूल निवास 1950, स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाने की मांग को लेकर तमाम संगठनों और स्थानीय लोगों ने स्वाभिमान रैली निकाली। अपने संसाधनों में जुटी इस विशाल भीड़ में ये तो साबित कर दिया कि जनता अब अपना अधिकार चाहती है। इस विशाल भीड़ को देखकर सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींचना भी लाजमी है। भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले कई संगठनों और महिला मंगल दलों के व्यापार संघ के लोगों ने इस महा रैली के माध्यम से बीजेपी और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों ने कहा कि राज्य स्थापना के आज 24 वर्षों बाद भी राज्य आंदोलनकारियों की मांगे पूरी नहीं हो पा रही।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मूल निवास भूटान संघर्ष समिति का, जिन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाया है। धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश के तमाम जिलों से आए हुए सभी युवा साथियों का, मातृशक्ति का, आंदोलनकारियों का, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज ये लड़ाई प्रदेश के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। आज हमारा अस्तित्व इस लड़ाई पर टिका हुआ है। इस लड़ाई को अगर मजबूती से लड़ा गया तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है, हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो सकता है, हमारा अस्तित्व बच सकता है। ये लड़ाई आज चाहे मूल निवास की हो, लड़ाई चाहे भू कानून की हो, लड़ाई चाहे स्थायी राजधानी को, इसके अलावा रोजगार पलायन की लड़ाई हो या अपने संसाधनों को बचाने की लड़ाई हो, यहाँ के जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई हो, अपनी माटी बेटी को बचाने की लड़ाई हो, इन तमाम मुद्दों के साथ ये आह्वान आज गैरसैंण से हुआ है। मुझे उम्मीद है कि पिछली रैली में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग दूर दूर से पहुंचकर देहरादून में उस रैली को सफल बनाया, आज यहाँ सफल बनाया। अब ये मुहिम आगे बढ़कर हम लोगों का कर्तव्य है कि इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदलकर इस प्रदेश में कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। और हम चाहेंगे कि प्रदेश की वो सारी शक्तियाँ जो प्रदेश के लिए चिंता करती है, प्रदेश के लिए लड़ती है, प्रदेश के बारे में सोचती है, वो सारी शक्तियाँ एक होकर इस आंदोलन को मजबूत करें और इस आंदोलन को जीतें। 9 नवंबर 2000 को राज्य का हुआ था गठन। कई लोगों की शहादत के बाद बना उत्तराखंड। राज्य आंदोलनकारियों के सपने आज भी अधूरे। पहाड़ों में दूसरे प्रदेशों के लोग कर रहे कब्जा। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। इस राज्य की मांग को लेकर हुए आंदोलन में कई राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी कुर्बानी दी थी। इसके पीछे सोच यह थी कि अलग राज्य होगा तो इस पहाड़ी राज्य का समुचित विकास होगा और यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी यहीं के काम आएगी। लेकिन राज्य गठन के 24 साल बीत जाने के बाद आज भी राज्य आंदोलनकारियों के सपने साकार नहीं हो पाए हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी की सरकार कह रही है कि राज्य आंदोलनकारियों के सपने को सरकार पूरा कर रही, लेकिन सच्चाई तो यह है कि राज्य में बाहरी राज्यों से आकर भू माफियाओं का यहाँ पर कब्जा हो रहा है। देखिए, उत्तराखंड के लोगों का आंदोलन है, महिला शक्ति इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही है, तमाम युवा साथी इस आंदोलन में भागीदारी निभा रहे हैं। और आप समझिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद एक बड़ा मूवमेंट इस प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। तमाम लोगों की पीड़ाएं हैं, इतने सालों में जो संघर्ष लोगों का रहा है, जो शहीदों के सपने रहे हैं, वो आज भी अधूरे हैं। आज भी हमें अपने प्रदेश की स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए और मजबूत भू कानून इस प्रदेश में लागू हो, ताकि हम अपनी ज़मीनों को बचा सकें, अपने आने वाले पीढ़ी के भविष्य को इस राज्य में सुरक्षित कर सकें, अपनी नौकरियों को, अपने संसाधनों को, अपनी संस्कृति को बचा सकें। ये आंदोलन अपने अस्तित्व का आंदोलन है। और आप देखिए कि तमाम युवाओं का, तमाम मातृशक्ति का इस आंदोलन में हमें समर्थन मिला। मैं आम जनता से ही कहना चाहता हूँ, बॉबी भाई, हम लोग जितने भी युवा साथी हैं, हम इस आंदोलन को, चाहे बेरोजगारी के हमारे सवाल हैं, चाहे मूल निवास भू कानून सहित राजधानी का सवाल है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आगे भी इसी तरह से मुखरता से लड़ते रहेंगे। जनता के साथ हम खड़े हैं इन मुद्दों को लेकर। हमारा सपना है कि जो सपने थे शहीदों के वो पूरे हो, युवा भी और मातृशक्ति मिलकर हैं और हमारे पूर्व सैनिक इन सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस बार गैरसैंण में स्वाभिमान रैली, डबल इंजन की सरकार में 3 मांग, पहाड़ों में तेजी से बिक रही जमीन, पहाड़ों का बिगड़ रहा मूल स्वरूप। मौजूदा वक्त में इस बात को लेकर कोई इनकार नहीं कर सकता कि हाल के वर्षों में दूसरे प्रदेशों के लोगों ने मैदान से लेकर पहाड़ों तक में जमीनें खरीद ली, लेकिन अब धीरे धीरे राज्य में भू कानून और मूल निवास की मांग तेज होने लगी है। भू कानून समन्वय समिति के बैनर तले गैरसैंण में हजारों की संख्या में एकत्र हुए लोगों ने रामलीला मैदान में एकत्र होकर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और मसूरी और खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को याद किया। रैली में करीब 40 महिला मंगल दल और कई राजनीतिक संगठनों समेत व्यापारियों और क्षेत्रीय जनता ने भी हिस्सा लिया। उत्तराखंड के भीतर डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही है। पलायन होने के बावजूद भी इस राज्य के भीतर 40 लाख से अधिक लोग मूल निवासी, स्थायी निवासी बन गए हैं, जबकि इस राज्य का मूल निवासी बाहर होटलों में नौकरियां कर रहा है, राज्य के बाहर है। और यहाँ 40 लाख से अधिक लोग जो बाहर से आए हैं, बिजनौर से आए हैं, यूपी से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, वो लोग यहाँ स्थायी निवासी बन गए हैं। यहाँ के जो अधिकारी, जो बाहर के अधिकारी हैं, उनके बच्चे यहाँ, इन्होंने यहाँ स्थायी निवास
प्रमाण पत्र बना लिया है। आज समूह गाय की भर्तियां हुई, तमाम भर्तियां उनमें वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे बच्चों के हिस्से की नौकरियां खा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस राज्य में मूल निवास की व्यवस्था लागू हो, यहाँ मजबूत भूमि कानून बने और इस राज्य की राजधानी गैरसैंण बने, ताकि बगल का हमारा कुमाऊं और ये पूरा गढ़वाल क्षेत्र एक होकर इस हृदय स्थली गैरसैंण को अपनी राजधानी के रूप में देखकर इस पूरे राज्य की जो परिकल्पना हमारे शहीदों ने रखी थी, उस परिकल्पना के हिसाब से ये राज्य चलेगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा, पहाड़ों में हो रहा है कब्जा, सख्त भू कानून के बिना पहाड़ नहीं है सुरक्षित, गैरसैंण को बनाओ प्रदेश की स्थायी राजधानी। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रति है नाराजगी। आंदोलनकारियों का कहना है कि पहाड़ की भूमियों पर भूमाफियाओं के कब्जे हो रहे हैं, जो कि आगे के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। भूकंप हो रहे हैं। उस समय उन्होंने जो सपने देखे थे, जो उनके मन में उत्तराखंड राज्य था, वास्तव में उसकी कल्पना अद्भुत थी और उसी को बनाने का संकल्प हम सब लेते हैं। मैं आज इस अवसर पर मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए अमर बलिदानी स्वर्गीय बेलमती चौहान जी, स्वर्गीय हंसा धनई जी, स्वर्गीय बलवीर सिंह नेगी जी, स्वर्गीय धनपत सिंह जी, स्वर्गीय राय सिंह जी बंगारी जी और स्वर्गीय मदन मोहन ममगई जी, उन सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज का दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि उत्तराखंड की नींव शहीदों ने, अपने इन बलिदानियों ने अपने खून से सींची है, तभी जाकर हमको उत्तराखंड मिला है। भाइयों बहनों, हमारा सबका सपना था कि उत्तराखंड बने, जहां हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों को सबको समान अधिकार हो, जहां हमारी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का संरक्षण हो, जहां हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। इसी लक्ष्य को केंद्र में रखकर हमारी सरकार हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे बलिदानियों के सपनों के उत्तराखंड के निर्माण के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को संकल्प मानकर, प्राथमिकता मानकर निरंतर कार्य कर रही है। देखिए, लड़ाई नहीं है, ये लोगों की मांग है। लोगों को लगता है कि भू कानून और मूल निवास को लेकर हम पहाड़ की अस्मिता को बचा सकते हैं, पहाड़ की पहचान को बचा सकते हैं। लड़ाई तो वहाँ होती है जहाँ दो पक्ष होते हैं, और सरकार स्वयं इस मामले में आगे बढ़ रही है। आपको मालूम है कि भू कानून और मूल निवास पर सरकार ने भी समिति बनाई हुई है, उसका परीक्षण चल रहा है। समिति जैसे ही रिपोर्ट देगी उसकी समीक्षा करेंगे और जो बेहतर हो सकेगा वो करेंगे। तो हम सब एक ही पक्ष हैं, कोई पक्ष और विपक्ष इसमें नहीं है। ये लड़ाई नहीं बल्कि एक डिमांड है कि पहाड़ की पहचान, उसकी अस्मिता को बचाने के लिए हम क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये आम जनता से एक आवाज़ है और उस आवाज़ को हम सुन भी रहे हैं, उसका संज्ञान भी ले रहे हैं, उसका लंबे समय में उसके कोई एक अच्छे परिणाम निकले उसके लिए परिश्रम चल रहा है। और जब भी हमें लगेगा कि ये किया जाना आवश्यक है और किस रूप में किया जाना है, निश्चित धरातल पे आएगा। सरकार दावा तो करती है, लेकिन सच तो यह है कि राज्य गठन के 24 साल बाद भी पहाड़ों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही। कहीं सड़क नहीं तो कहीं अस्पताल नहीं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और इसे देवभूमि भी कहा जाता है। हजारों लाखों लोग इस प्रदेश में प्रत्येक वर्ष आते हैं। यहाँ की शांत वादियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मौजूदा हालात देखकर यही एहसास होता है कि प्रदेश को एक सख्त भू कानून की जरूरत है, ताकि यहाँ का मूल स्वरूप बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।